डियर ऑल द स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम और ये क्लास 9 to 12 सभी के लिए है, चारों क्लासेस के लिए है। 9th एंड 10th में लॉगरिथम आपको पढ़ना चाहिए, उससे आगे उसकी हायर कॉन्सेप्ट, तभी आप कंपेटिटिव एग्जाम्स में लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली में लॉगरिथम का जब आप मीनिंग समझेंगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। लॉगरिथम कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए है, लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम्स में अदर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन लॉग्स। तो लॉगरिथम होता क्या है एक्चुअल में, पहले मैं आपको ये बता दूं कि बुक्स में आपको कमी से मिलेगा अपनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में, क्योंकि लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी के किसी भी सिलेबस में नहीं है एट द प्रेजेंट सिनेरियो। अभी के जितने भी सिलेबस यूज किए जा रहे हैं आईसीएससी में भी नहीं है आई थिंक, लेकिन सीबीएसई में या फिर किसी और बोर्ड में भी लॉगरिथम का यूज़ ज़्यादा नहीं किया गया है एज ए सिलेबस। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अब फ्रॉम 9th और 10th क्लास समझना चाहिए, क्योंकि 11th एंड 12th में ये आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस में भी या डेरिवेशंस में भी काम आता है। तो लॉगरिथम होता क्या है पहले ये समझते हैं। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं तो बनता है हमारा इस तरह से लॉग एंड अरिथम। अब लॉग मीन्स होता है शॉर्ट, लॉग का जो लिटरल मीनिंग है ये शॉर्ट होता है। जब कोई हिसाब किताब रखना होता है किसी ऑफिस में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी संस्था में, तो आप यूज़ करते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन में या जैसे कोई रिसेप्शन पे है या फिर किसी सुपरवाइजर को कह सकते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड रखता है, तो उसके एक रजिस्टर को बोलते हैं लॉग। लॉग मीन्स इन शॉर्ट सारी कैलकुलेशंस और इधर उधर के जितने भी मामले हैं उनको वो लिख लेता है शॉर्ट तरीके से, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉग। अरिथम क्या होता है? अरिथम मीन्स कैलकुलेशन। तो ये आपकी कैलकुलेशन को ही हम अरिथम बोलते हैं। अरिथम तो जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है वो अरिथमेटिक हुआ, और जो कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने के लिए यूज हुआ वो लॉगरिथम हुआ। तो लॉगरिथम अब समझते हैं हम किस तरह से वर्क करता है अलजेब्रिकली, किस तरह से ये रिलेटेड है। अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंट में क्वांटिटी है x रेज़ टू पावर n और आप इसको इस फाइनल वैल्यू को y कह रहे हैं, तो इस नोटेशन को अगर हम किसी और फॉर्म में लिखें, जैसे जो वैल्यू थी उसको लॉग के आगे, लॉग एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब जिस तरह से पावर आप रेज कर देते हैं ब्रैकेट्स के ऊपर, वो एक ऑपरेटर है। या फिर साइन थीटा, कोस थीटा, 10th के स्टूडेंट्स को मालूम होगा ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में ये यूज होता है। तो साइन, कोस वगैरह ये ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे सपोज किसी नंबर के आगे 12 और फिर यहाँ पर +15 लिखा है, तो 12 के पहले कुछ नहीं है, लेकिन इनके बीच में क्या ऑपरेटर यूज किया गया? प्लस। तो प्लस या फिर 13 माइनस 18, तो ये माइनस का साइन है। तो इसके लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, लेकिन जैसे आपके पास पावर है 12 रेज़ टू पावर 2, तो ये स्क्वायर हो गया, यानी कि ऑपरेटर हो गया। इसी तरह से लॉग भी ऑपरेटर है, तो ये जिस वैल्यू पे लगेगा, तो जिसकी पावर रेज हो रही थी x, अगर यहाँ पर बेस है तो लॉग में भी ये बेस बनेगा, और इसकी जो वैल्यू है लॉग की वो n होगी। तो x रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू y, ये एक्सपोनेंट नोटेशन कहलाती है। लेकिन log y बेस x इक्वल्स टू n, ये log नोटेशन कहलाती है। मीन्स अगर हम पावर कैलकुलेशन को log फॉर्म में लिखेंगे तो जो बेस था वो log में भी बेस रहेगा, लेकिन जो पावर नोटेशन में वैल्यू थी वो log के अंडर में आ जाएगी, log के सामने, और इस पूरे log की जो वैल्यू है वो इसकी पावर बन जाएगी। एक्सपोनेंट फॉर्म में जो पावर थी वो log में वैल्यू बन जाएगी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है जब फर्स्ट टाइम आप log को यूज करें, अप्लाई करें। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि log किस तरह से वर्क करता है। अगर आपके सामने मान लीजिए लिखा है 4 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 16, तो log 16 बेस 4 इक्वल्स टू 2।
तो log 16 बेस 4 इक्वल्स टू 2। अब आप इस कैलकुलेशन से समझिए कि अगर आपके सामने लिखा है log 9 बेस 3 तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मीन्स x रेज टू पावर n इक्वल्स टू y, log y बेस x मीन्स x की कितनी पावर होगी कि उसकी वैल्यू y हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा n। तो log 16 बेस 4 की कितनी पावर होनी चाहिए कि 16 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर आंसर आएगा 3 की पावर 2 होगी तो 9 हो जाएगा। तो इस तरह से log 9 बेस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर अब लिखा है 16 बेस 2, log 16 बेस 2 की पावर कितनी होनी चाहिए कि 16 आए। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 4 बार आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से ही, तो 2 की पावर 4 होनी चाहिए तब 16 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, log 16 बेस 2 इक्वल्स टू 4। अब अगर आपके पास log 2 बेस रूट 2 है, थोड़ा टिपिकल सिचुएशन लेते हैं हम, log 2 बेस रूट 2 है, तो रूट 2 का कितना पावर होना चाहिए कि 2 आएगा, तो आंसर आएगा 2, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि रेज टू पावर 2 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। मीन्स कितनी पावर आपने रेज की है, 2। अब अगर आपके पास log 2 रूट 2 बेस रूट 2 है, तो 2 रूट 2 को ब्रेक करते हैं 2 इंटू रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि कितनी बार मल्टीप्लाई किया, मीन्स पावर कितनी रेज की है हमने, 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो डायरेक्टली आप क्या आंसर बता सकते हैं कि 125 log बेस 5 कितना होना चाहिए। तो 5 की पावर अगर आप 3 रेज करेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब एक सिचुएशन और मैं टिपिकल दे रहा हूँ आपको, 15,625। सभी स्टूडेंट नहीं सोच पाएंगे, लेकिन जिनको नंबर से खेलने का, जो नंबर से प्ले करते हैं, नंबर्स की पावर्स वगैरह को याद करते हैं, या फिर जैसे स्क्वायर वगैरह जिसने सीखे हैं, क्यूब्स वगैरह किए हैं, उन्होंने डेफिनेटली 5 की अदर पावर्स भी सीखी होंगी। जैसे 2 की पावर्स अगर मैं सीक्वेंस में बोलूँ, 2 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 4, एंड देन 8, देन 16, देन power 5 equals to 32, power 6 equals to 64, then 128, then 256, then 512, 1024, 2048, 4192। इस तरह से हम पावर रेज करते जा सकते हैं। तो एक नंबर इसमें 1024 आया, ये आपके 1 GB डेटा में 1024 MB से रिलेटेड भी है, और बाइनरी सिस्टम भी क्योंकि वर्क करता है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसीलिए ही 2 की पावर्स में आया है। आपको किसी चैप्टर में जहाँ पर बाइनरी कन्वर्जन वगैरह होते हैं, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होते हैं, उसमें समझ में आएगा, स्पेशली 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से 5 की पावर्स भी आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि लोग में पावर्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं और रूट में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 15,625, तो 5 की पावर्स अगर अब मैं बोल रहा हूँ, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, देन पावर 4 625, पावर 5 3125, पावर 6 15,625। तो 5 की पावर 6 15,625। तो ये जो कैलकुलेशन है ऐसे डायरेक्टली आपको ऊपर से अपेयर नहीं होगी कि एकदम से दिमाग में आ गई, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 5 की 2 की 3 की या फिर अदर नंबर्स की भी, अदर प्राइम नंबर्स की भी पावर आपको याद होनी चाहिए। कम से कम क्यूब्स एंड स्क्वायर्स तो आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 20 तक। तो 15,625 log बेस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि log 15,625 बेस 25 ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये 25 का क्यूब होता है। कैसे, जब 5 की पावर 6 करेंगे यानी कि 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 15,625 आएगा। और अगर आप 5 की पावर जो 6 है उसमें 2 2 इस तरह से अरेंज कर देते हैं, 5 5 5 5 5 5, तो 25, तो रेज टू पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पावर कितनी रेज करनी पड़ेगी हमें, 3। अब लोग की इंपॉर्टेंस समझते हैं। लोग का नोटेशन आपने समझ लिया, लोग को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो लोग अगर आपको समझना है तो ये 2 फैक्ट याद रखिए, एक्सपोनेंट नोटेशन और ये है लोग नोटेशन।
तो लोग का जो बेसिक पर्पज है वो कैलकुलेशंस को में उलझना नहीं है या टिपिकल टाइप के प्रॉब्लम्स करना नहीं है। एक्चुअल में लोगरिथम की डिस्कवरी की गई थी कि पावर फॉर्म को हम किस तरह से सिंपल करें, पावर फॉर्म को किस तरह से कैलकुलेट करें, या फिर हमारे पास अगर पहले से ही कुछ कैलकुलेटेड डेटा है तो उसके बेस पे हम लोग को किस तरह से यूज करेंगे पावर्स निकालने में या कैलकुलेशन डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह करने में। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2 रेज़ टू पावर 3, इसकी पावर आपको मालूम है, इजी है, 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8 होगा, 5 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 25 होगा, वेरी इजी। अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 10 कितना होगा तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1020। अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 20 कितना होगा तो डेफिनेटली 1024, यानी कि 10 10 दो बार आ गया 1024, इसका स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स कैलकुलेट करने की रेंज में है, मीन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, करना ना चाहें वो एक अलग बात है, लेकिन कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि 5 की पावर 10 कितना होगा, डेफिनेटली आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, टेन टाइम्स 10 बार इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 100 निकालनी है, कितना टाइम लगेगा, मे बी कि 1 घंटे तक आप उस कैलकुलेशन को करते ही हैं, या हो सकता है ज़्यादा टाइम ले सकता है, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है। चलिए इस पावर को और बढ़ा देते हैं, या फिर बेस को बढ़ा देते हैं 5 रेज़ टू पावर 100। तो अगर 5 को 100 बार मल्टीप्लाई किया जाए, 5 से ही मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्या आंसर है? क्या ये पॉसिबल है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं? कैलकुलेशन करने को तो की जा सकती है, लेकिन क्या इसका कोई शॉर्टकट है? डेफिनेटली है शॉर्टकट, लेकिन फिर उसमें वो एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, या फिर कह सकते हैं कि वैल्यू इस रेंज में आएगी, यानी कि 12th के 11th के बच्चों को ये पता होगा कि वैल्यू का एक ऑर्डर होता है, कोई भी क्वांटिटी होती है इस यूनिवर्स में, छोटी से छोटी या ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 10 रेज़ टू पावर -3 के ऑर्डर में कोई वैल्यू आ रही है, माइक्रोन में के ऑर्डर में कोई वैल्यू आ रही है, या फिर एटॉमिक लेवल पे 10 रेज़ टू पावर -9 या 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर के ऑर्डर में कोई वैल्यू आ रही है, कोई लेंथ आ रही है, या फिर मास कह सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 15। यूनिवर्स के जो बड़े बड़े मासेस हैं वो इस ऑर्डर में आ सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 15। तो यहाँ ऑर्डर की ही बात हो रही है अगर बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, लेकिन ये सभी तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व करेगा, पावर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाली कैलकुलेशन को स्पेशली। तो हम ये समझते हैं कि लॉगरिथम किस तरह से इम्पोर्टेंट है डिफरेंट टिपिकल वैल्यूज के लिए। अभी यहाँ पर ज़्यादा टिपिकल नहीं होना, मीन्स आप कर सकते हैं। अगर हम एक सप्ताह तक भी लेके बैठे रहे इस कैलकुलेशन को तो डेफिनेटली आप एक दिन कैलकुलेट करके ही छोड़ेंगे। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो बहुत आसान है, आप कहेंगे 1.414। 2 का स्क्वायर रूट का मीनिंग 2 रेज़ टू पावर 1/2 भी होता है। अब अगर इस पावर को आप 2 रेज़ टू पावर 1/4 लेंगे तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 और फिर से उसका स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ रूट 1.41, स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी 1.414। तो ये वैल्यू भी निकाली जा सकती है। लेकिन अगर 2 की पावर 1/5 किया तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वैल्यू किस मेथड से आ सकती है। एक कॉन्सेप्ट होती है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स या बाइनोमियल थ्योरम, उसमें इस तरह की वैल्यूज को निकालना बताया जाता है, उसकी हेल्प से ये वैल्यूज भी निकाली जा सकती है। तो इसका एक ही सब्स्टिट्यूट है लॉगरिथम का और वो है बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए वो कॉन्सेप्ट नहीं बनी है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये हर तरह की कैलकुलेशन को जब सॉल्व कर रहा है तो और कितने टाइप की कैलकुलेशन को इसको हम यूज कर सकते हैं सॉल्व करके। 2 रेज़ टू पावर अगर 0.5 कहते हैं तो 0.5 का मतलब होता है 1/2। लेकिन अगर डेसिमल में आपके पास एक बहुत टिपिकल सा नंबर है 2 रेज़ टू पावर 0.49, तो 2 रेज़ टू पावर 49/100 मीन्स 2 की पावर पहले आपको 49 करनी पड़ेगी और उसकी पावर 1/100 यानी कि फिर उसका 100 रूट लेना पड़ेगा। तो हो सकता है
नंबर ऑफ डेज आपको लग जाए इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, या फिर ना भी नहीं कर पाए, वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि रीचेक करने के लिए भी फिर उतना ही टाइम लग सकता है क्रॉस चेक करने के लिए। तो लॉगरिथम की हेल्प से हम इसको कैसे करते हैं? तो लॉगरिथम में दो ही कॉन्सेप्ट है, दो पार्ट हैं कैलकुलेशन वाले जो पार्ट्स हैं, और वो होते हैं, एक तो हम लॉग लेना सीखते हैं और दूसरा एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। तो लॉग की जो अपोजिट प्रोसेस है, लॉग का जो अपोजिट प्रोसेस है, उसी को एंटी लॉगरिथम बोलते हैं। तो लॉगरिथम में हम इन कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए अब सीखते हैं कि वन बाय वन कि इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से लॉग में कन्वर्ट करें। मान लीजिए 2 रेज़ टू पावर 100 इक्वल्स टू y, जैसे कि x रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू y होता है। तो अगर आप इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे 2 log y बेस 2 इक्वल्स टू 100। अब अगर आपके पास 2 की कुछ पावर है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 की क्या पावर होगी, 2 की 100 पावर होगी तो ये वैल्यू कितनी आएगी। अब अगर आपको एक एंटी लॉग टेबल दे दी जाए जिसमें कि 100 का एंटी लॉग निकाला जा सके, तो अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप राइट साइड में एंटी लॉग। स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है कि इससे हम कैसे निकालेंगे और एंटी लॉग क्या होता है, अचानक से किस तरह से मैंने ऑपरेट कर दिया है। देखिए एक कॉन्सेप्ट होती है कॉमन लॉग, तो कॉमन लॉग समझते हैं पहले। तो मार्केट में लॉगरिथम की टेबल्स आती हैं अदर टेबल्स के साथ अटैच्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल्स के साथ अटैच लॉगरिथमिक टेबल आती हैं। उनकी हेल्प से आप कॉमन लॉग के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जो टेबल होती हैं वो कॉमन लॉग वाली होती हैं और किसी लॉग वाली नहीं होती। एक लॉग और होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग क्या होता है, जब बेस 10 हो, मीन्स यहाँ पर x रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू अगर y है और आप इसको लिखेंगे log y बेस x log y बेस x इक्वल्स टू n। तो अगर x की वैल्यू 10 है तब आप कहेंगे log y बेस 10 इज कॉमन लॉगरिथम, कि बेस 10 पे जो भी लोग ले जाएंगे वो कॉमन लोग होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास बेस 10 रेज़ टू पावर एनी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एन कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू आ रही है 31 कि 10 की कितनी पावर रेज करेंगे 31, तो इसको log फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो log 31 बेस 10 इक्वल्स टू n हो जाएगा। ठीक है, तो log 31 का अगर हम बेस 10 पे कैलकुलेट करते हैं टेबल की हेल्प से तो n की वैल्यू आ जाएगी, और आप कह सकते हैं कि 10 की पावर इतनी रेज करनी चाहिए, डेसिमल में आंसर आएगा, इतनी पावर रेज करनी चाहिए तो वैल्यू आएगी 31। अब इस कैलकुलेशन का जो अभी मैंने एक कैलकुलेशन लिखी थी, मान लो 2 रेज़ टू पावर 100 या 5 रेज़ टू पावर 100 है, तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए आपके पास लिखा है 2 रेज़ टू पावर 100, एक एग्जाम्पल है कि इसको हमने y एज्यूम कर लिया। अब आपने कॉमन लॉग की कॉन्सेप्ट समझ ली है, कॉमन लॉग की कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे। कोई भी पावर फॉर्म में अगर कैलकुलेशन लिखी हुई है 2 रेज़ टू पावर 100 इक्वल्स टू y, तो उसको हम log फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी पावर चाहिए 2 की, तो 2 बेस में जाएगा और यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर log कैसे लेना है, तो अभी जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। log बाई बेस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log बाई बेस 2 अपॉन
log 2 base 10 इक्वल्स टू 100। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं log बाई बेस 10 100 log 2 बेस 10। log 2 बेस 10 की वैल्यू टेबल से 0.301 होती है। टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करना भी एक एल्गोरिथम है। लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों की ही वैल्यू सीखनी चाहिए। 30.1 ऑन द राइट साइड एंड log बाई बेस 10। अब आपको लगेगा कि ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, लेकिन 2⁻100 की वैल्यू अगर आप कन्वेंशनल मेथड से मीन्स 100 टाइम मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये वैल्यू निकालोगे तो टाइम की तो छोड़िए, ये कैलकुलेशन आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे करेंगे। 100th रूट कैसे निकालें जब आपसे सेकंड रूट निकालने में ही टिपिकल हो जाता है 2-3 डिजिट से बाद में। ठीक है, log बाई बेस 10। अब यहाँ पे हम एंटी लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पर y बचेगा, log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, और एंटी लॉग कौन से बेस पे, अभी जब इससे पहले मैंने स्टेप किया था तो वहां पर एंटी लॉग का बेस नहीं मालूम था, या था भी तो वो 2 में था। 2 की कोई टेबल नहीं आती है, बेस 2 की जितनी भी लॉगरिथमिक टेबल आती हैं वो या तो बेस 10 पे आती हैं, या फिर जो रेयरली मिलती हैं नेचुरल लॉग वाली आती हैं, जिसको LN भी बोलते हैं। तो कॉमन लॉग को हम LOG लॉग कहते हैं, लेकिन नेचुरल लॉग को LN बोलते हैं। वहाँ पर बेस E होता है। E क्या होता है ये बाद में समझेंगे। E एक ऑयलर नंबर होता है। ऑयलर एक साइंटिस्ट थे, EULER, उन्होंने ये नंबर दिया था, ये नेचर से रिलेटेड है। तो जब भी बेस 10 होगा उसको कॉमन लो, और जब भी बेस E होगा जिसकी वैल्यू 2.7182828 एंड सो ऑन, ये एक इरेशनल नंबर है, तो E की वैल्यू 2.7182828 होती है, तब हम उसको नेचुरल लॉग कहेंगे। अभी हम कॉमन लॉग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका बेस 10 है। जितनी भी टेबल्स हैं वो कॉमन लॉग यानी कि बेस 10 वाली है। तो जितने भी आप लॉग्स लेंगे या एंटी लॉग लेंगे उन सभी का बेस 10 रहेगा। तो यहाँ पर एंटी लॉग 30.1, नॉर्मली बेस को अगर छोड़ देते हैं या बेस नहीं लिखा होता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर बेस हमारा 10 है। कैलकुलस में थोड़ा सा ये फैक्ट चेंज है जब हम कैलकुलस की कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ते हैं 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगी तो y की वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट मिल जाएगी, और इतना ज़्यादा 3-4 मिनट में ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू है। अब बात रही 2⁻49/100, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको अगर लॉगरिथमिक टूल का यूज़ करना पड़े तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, लेकिन किसी और मेथड से ये वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। या तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करिए, कैलकुलेटर में भी लॉगरिथमिक तरीके से निकाला जाता है, लेकिन उसकी एक कैलकुलस वाली एल्गो होती है अपनी, जिसको हम फाइनाइट कैलकुलस बोलते हैं, जिसका डिस्कवरी न्यूटन ने किया था। चलिए, तो लॉगरिथम के अंडर में अब इसके फर्दर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहले हम फॉर्मूला समझेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में काम आएंगे, कुछ आइडेंटिटीज हैं। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम समझेंगे अगले वीडियो में कि लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम किस तरह से लिया जाता है। तो लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज,
प्रोडक्ट का लोग ले रहे हैं तो जितने भी टर्म्स प्रोडक्ट में हैं उन सब का सेपरेट लोग लिया जाएगा और बेस सेम ही रहेगा। मीन्स लोग ऑफ m इंटू n क्या होगा, लोग m प्लस लोग n, और बेस एक ही रहेगा। डिफरेंस डिवीजन का मीन्स क्वोशंट का ले रहे हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लोग सेपरेट किया जाएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर पे है उस लोग पे माइनस लग जाएगा, बेस सेम ही रहेगा। लोग m रेज टू पावर n, अब अगर किसी एक्सपोनेंट का लोग ले रहे हैं, एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन का लोग ले रहे हैं तो उसका एक्सपोनेंट पीछे आ जाएगा, मीन्स m रेज टू n, देन n लोग m हो जाएगा और बेस वही रहेगा, a है तो a ही रहेगा। लोग 1 बेस a एवरी टाइम इट इज इक्वल टू 0। लोग a की कितनी पावर होनी चाहिए कि वो 1 हो जाए, डेफिनेटली इसका आंसर 0 आएगा। लोग a बेस a मीन्स उस क्वांटिटी का उसी के बेस पे अगर लोग लेते हैं तो वो वैल्यू 1 आती है। अगर 1 अपॉन a का लोग लेते हैं तो उसकी वैल्यू -1 आती है। तो ये हमारे लोग के फंडामेंटल और सबसे सिंपल फॉर्मूला में से हैं। अब इससे आगे कुछ और भी फॉर्मूला हैं, उनको समझते हैं। इनको बोलते हैं बेस इंटरचेंज फॉर्मूलाज या फिर बेस बेस्ड फॉर्मूला, यानी कि इसमें हम एक्सपेरिमेंट किसके साथ कर रहे हैं, बेस के साथ कर रहे हैं। तो अगर लोग m बेस n आपके पास है तो उसको आप बेस और क्वांटिटी को आपस में रिप्लेस कर दीजिए। लोग n बेस n, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मीन्स इसकी पोजीशन न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा और बेस और क्वांटिटी की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई, उनके प्लेस एक्सचेंज हो गई। 1 अपॉन लोग n बेस m हो जाएगा। लोग m बेस n को हम इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग फॉर्मूला, यानी कि लोग स्प्लिटिंग। एक लोग m का बेस n पे अगर ले रहे हैं तो अगर हम 1 बाय 1 बेस और क्वांटिटी को वैकेंट करते जाते हैं, मीन्स खाली करते जाते हैं, तो वहां पर एक दूसरी सेम क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं, लोग m बेस a। अब a का ही यूज हम दूसरे लोग में करेंगे, लोग a बेस n। तो इस तरह से लोग को हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला को अगर इसमें लोग m बेस a को ऐसे ही और लोग a बेस n को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो 1 अपॉन लोग n बेस a हो जाएगा और ये फॉर्मूला अब और भी ज़्यादा सुटेबल फॉर्म में आ जाएगा। दोनों क्वांटिटी को पिक करेंगे, दोनों का ही लोग लेंगे, लेकिन जो क्वांटिटी है वो ऊपर उसका लोग और जो बेस में है उसका नीचे, क्योंकि बेस हमेशा सबस्क्रिप्ट पोजीशन में यानी कि नीचे वाली पोजीशन में, बॉटम पोजीशन में लिखा होता है, तो इसकी प्रायोरिटी डिनोमिनेटर में आनी चाहिए, इसके लोग की प्रायोरिटी। अब जो लास्ट फॉर्मूला है ये नॉर्मली 12th के डिफरेंशिएशन वाले में या इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर आता है और कंपेटिटिव एग्जाम्स में तो इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा फॉर्मूला पूछे जाते हैं। और ग्रेजुएशन में भी मीन्स इंजीनियरिंग में या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करने में ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अभी मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो अगर किसी क्वांटिटी जैसे x की पावर में लोग है और y और उस लोग का भी बेस x है, दोबारा समझिए, किसी क्वांटिटी की पावर में लोग है और उस लोग का बेस भी वही क्वांटिटी मीन्स x की पावर लोग, x रेज टू पावर लोग बेस x, और यहाँ y या कुछ भी हो सकता है एनीथिंग। तो ये x रेज टू पावर लोग x सबको एलिमिनेट करके सिर्फ y बचेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इजी भी है साथ में कि यहाँ पर y क्यों बचेगा, तो फिर ये कहाँ से गया, इसको कैसे समझें। आपको समझना चाहिए
ये जितना भी एक्सप्रेशन है log y, यानी कि log वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसकी पावर में है, ना कि ऊपर न्यूमरेटर वगैरह में या कहीं और पोजीशन में है। ये इसकी पावर पोजीशन यानी कि एक्सपोनेंट में। तो अगर किसी क्वांटिटी का एक्सपोनेंट है और वो एक्सपोनेंट log है और उस log का बेस वही क्वांटिटी है सेम, तो log जिसका किया जा रहा है वही इस एक्सप्रेशन की इसकी वैल्यू आएगी।